हेलो एवरीवन, सभी को राम राम, नमस्कार, गुड इवनिंग सभी को। वेलकम डिजिटल एनसीईआरटी। आज का हमारा है हिस्ट्री का 5th चैप्टर, जिसका नाम है जनजातियाँ, खानाबदोश और एक जगह से जो है बसे हुए समुदाय, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर जो जाने वाले समुदाय हैं और जनजातियाँ हैं, उन सभी के बारे में हम जानेंगे आज के चैप्टर में। सभी जनजातियों के प्रकार, उनके नाम, उनका रहन सहन, इन सभी के बारे में, और सभी के इलाके किस तरह से उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया, इन सभी के बारे में हम आज के चैप्टर में जानने वाले हैं। तो वीडियो को जो है पूरा देखना, आपको धीरे धीरे सभी चीज़ें समझ में आने लगेंगी, और जब आगे जाके आप एनसीईआरटी की नोट्स या फिर प्रीवियस ईयर सभी की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को सब पास शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए हमारे चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हमारा 5th चैप्टर है। हमने 4th चैप्टर जो है हिस्ट्री के कंप्लीट कर लिए हैं, और एनसीईआरटी पॉलिटी 7th क्लास की वो भी कंप्लीट हो गई है। सिर्फ जो है एक ही चैप्टर बाकी बचा है 8 का, वो मैं फिर कभी उसकी क्लास आपको अपलोड कर दूंगी, आपको मिल जाएगी। और सभी की प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, सभी उसमें प्लेलिस्ट में खोल करके देख लेना। आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे जनजातियों के बारे में ज़्यादातर। देखिए, अध्याय 2, 3 और 4 में हमने क्या देखा था कि किस प्रकार से राज्यों का उत्थान हुआ था और उनका पतन हो गया था। इस उठापटक के बीच में कलाओं, दस्तकारियों और उत्पादक गतिविधियों की नई नई किस्में शहरों गांव में फल फूल रही थी। एक लंबे अंतराल में जो कई महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हो गए थे, लेकिन सामाजिक परिवर्तन हर जगह पर एक समान नहीं थे, क्योंकि अलग अलग किस्म के समाज अलग अलग तरीकों से विकसित हुए। यानी कि कोई भी चीज़ हर जगह पर एक समान बिल्कुल नहीं होती। सभी को पता है जो है समय के साथ और जगह के साथ लोगों की सोच ये सभी चेंज होते हैं। ऐसा कैसे और क्यों हुआ था, यह समझना जो है महत्वपूर्ण है। देखिए, इस उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से में क्या है, समाज वर्ण के नियम अनुसार पहले से ही विभाजित था। ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए ये नियम बड़े बड़े राज्यों के राजाओं द्वारा स्वीकार किए गए थे। इससे ऊंच और नीच और अमीर गरीब के बीच का फासला बढ़ गया था। दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज्यादा जटिल हो गया था। ये सभी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि जो ब्राह्मण थे उनको सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया था, और जो है बाकी के लोगों को जो है नीचे रखा गया था। इस तरह से अमीर और गरीब जो है दो हिस्सों में बटे हुए थे। बड़े शहरों से परे जनजातीय समाज, यानी कि बड़े बड़े शहरों से अलग जनजातियां किस तरह से रहती थी। अलबत्ता दूसरे तरह के समाज भी उस समय मौजूद थे, यानी कि दूसरे तरह के समाज भी उस समय में मौजूद थे। उपमहाद्वीप के कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्म कांडों को नहीं मानते थे। यानी कि जो ब्राह्मण जो सभी को समाज के अनुसार जो नियम बताते थे ना कि ये नियम लागू किए गए हैं लोगों के लिए, और उन नियमों को वो लोग नहीं मानते थे। कौन? जनजाति, जो दूसरी जनजाति के लोग थे वो। और न ही वे कई असमान वर्गों में विभाजित थे, यानी कि सभी एक समान थे। अक्सर ऐसे समाजों को जनजातीय कहा जाता है। प्रत्येक जनजाति के सदस्य क्या है, नातेदारी के बंधन से जुड़े होते थे, और कई जनजातियां खेती से अपना जीविकोपार्जन करती थी। कुछ दूसरी जनजातियों के लोग शिकारी, संग्राहक, यानी कि क्या करते थे, वो आखेट वगैरह और शिकार करते थे। पशुपालक भी थे, पशु पालते थे, कृषि करते थे। पराये वे अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों को पूरा पूरा इस्तेमाल करने के लिए इन गतिविधियों का मिला जुला रूप अपनाते थे। और कुछ जनजातियां क्या थी, खानाबदोश थी, और वे एक जगह से दूसरी जगह पर घूमती रहती थी। खानाबदोश जातियां क्या थी, एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले जनजातियां। जनजातीय समूह संयुक्त रूप से भूमि, चरागाहों और इनके ऊपर नियंत्रण रखते थे, और अपने खुद के बनाए हुए नियमों के आधार पर परिवारों के बीच इनका बंटवारा करते थे। यानी कि किसी ब्राह्मण या फिर किसी राजा के नियम को नहीं मानते थे, बल्कि खुद ही नियम बनाते थे और वही नियम अपने परिवार के ऊपर लागू कर देते थे। आगे देखिए, इस उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में कई बड़ी जनजातियां फली फूली थी। सामान्यतः ये जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तानों और दूसरी दुर्गम जगहों पर निवास करती थी। कभी कभी जाति विभाजन पर आधारित अधिक शक्तिशाली समाजों के साथ उनका टकराव होता रहा। कई मायने में इन जनजातियों ने अपनी आज़ादी को बरकरार रखा और उन अपनी अलहदा संस्कृति को बचाया, यानी कि इन्होंने अपनी संस्कृति को बचा के रखा था। लेकिन जाति आधारित और जनजातीय समाज दोनों अपनी विविध किस्म की जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर भी रहे, यानी कि वो दोनों एक दूसरे के ऊपर किसी न किसी रूप में निर्भर भी करते थे। टकराव और निर्भरता के इस संबंध ने दोनों तरह के समाजों को धीरे धीरे बदलने का काम किया था। जनजातीय लोग कौन थे? समकालीन इतिहासकारों और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में जो है बहुत कम जानकारी दी है।
कुछ अपवादों को छोड़ दें तो जनजातीय लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे। यानी कि कुछ बातें जो है हमने पढ़ी हुई हैं कहीं ना कहीं, लेकिन वो लिखे हुए दस्तावेज बिल्कुल नहीं रखते थे। लेकिन समृद्ध रीति रिवाज जो थे वो वाचिक यानी कि लिखे और बोलने वाली परंपराएं बोलने वाली सभी क्या है उनका संरक्षण करते थे। ये परंपराएं हर नई पीढ़ी को विरासत में मिलती थी और आज के इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए इन वाचिक परंपराओं का इस्तेमाल करने लगे हैं। क्या करते थे कि वो जो कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलती हुई, यानी कि आज पिता ने अपने पुत्र को बताया कि हमारे यहाँ पर ये रीति रिवाज चल रही है, और फिर उसने अगली पीढ़ी को बताया, उसने अगली पीढ़ी को, इस तरह से इतिहासकारों को ये आज भी वाचिक रूप में मिलती है। जनजातीय लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते थे और किसी भी एक जनजाति का इलाका और प्रभाव समय के साथ साथ बदल जाता था। कुछ शक्तिशाली जनजातियों का बड़े इलाकों पर नियंत्रण था। पंजाब में खोखर जनजाति, ये याद रखना आप, जनजातियां पंजाब में खोखर जनजाति और 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत ही प्रभावशाली थी। यहाँ बाद में कौन आ गई थी? गक्खर लोग आ गए थे, जो लोग ज्यादा महत्वपूर्ण थे और उनके मुखिया कमाल खान गक्खर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था। अब आपसे पूछ लेगा कि खक्खर जाति जो थी, गक्खर जाति, उसका मुखिया कौन था? कमाल खान गक्खर उसका मुखिया था। उसको सुल्तान यानी कि बहादुर ने, जो अकबर बहादुर था, उसने क्या बनाया था? मनसबदार बनाया था बादशाह अकबर ने। मुल्तान और सिंध में मुगलों द्वारा अधीन कर लिए जाने के बाद पहले, यानी अधीन करने से पहले की बात है, लंगाह और अरघुन लोगों का प्रभुत्व अत्यंत विस्तृत क्षेत्र पर था। उत्तर पश्चिम में एक विशाल एवं शक्तिशाली जनजाति थी। उत्तर पश्चिम में उसका नाम क्या था? बलोच। ये लोग अलग अलग मुखियों वाले कई छोटे छोटे कुलों में बटे हुए थे। कुल यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जो है चलते आ रही है, उसको कुलों में बांटे हुए थे। पश्चिमी हिमालय में गढ़ी गडरियों की जनजाति रहती थी। पश्चिमी इलाकों में उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्वी भाग पर भी नागा, अहोम और कई दूसरी जनजातियों को पूरी तरह से प्रभुत्व था। मौजूदा बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी तक चेर सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। आगे देखिए, जो बादशाह अकबर है, उनके प्रसिद्ध सेनापति किन्ने राजा मानसिंह था, उसने 1591 में चेर लोगों के ऊपर हमला कर दिया था और उन्हें हराकर उन्हें लूट और जो है खासा माल जो है इकट्ठा कर लिया। उनको हरा दिया और उनसे लूटपाट करके अच्छा खासा माल इकट्ठा कर लिया था। लेकिन वे पूरी तरह से अधीन नहीं बनाए गए थे। औरंगजेब के समय में मुगल सेनाओं ने चेर लोगों के कई किलों पर कब्जा किया था और इस जनजाति को अपना अधीनस्थ बना लिया था। चेर जाति को इस क्षेत्र में रहने वाली महत्वपूर्ण जनजातियों में कौन थे? मुंडा और संताल थे। यद्यपि ये उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे। ये कहाँ कहाँ रहते थे? जो है उड़ीसा में, बंगाल में, झारखंड में, बिहार में, इन जगह पर ये लोग रहते थे। आगे, और कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ। कर्नाटक महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ कोली, बेराद और कई दूसरी जनजातियों के निवास स्थान थे। कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में रहते थे और कुछ और दक्षिण में कोरागा, वेतर, मानवार और दूसरी जनजातियों की विशाल आबादी थी। ये सभी जनजातियां जो आप याद कर लेना अच्छे से, कोली, बेराद, ये सभी कहाँ थी? कर्नाटक और महाराष्ट्र में थी, पहाड़ियों पर निवास करते थे। कोली गुजरात के कई इलाकों में भी थे। कुछ लोग दक्षिण में कोरागा और वेतर, मारवाड़ और दूसरी जनजातियों की भी विशाल आबादी थी वहां पर। भीलों की भी बड़ी जनजाति थी, पश्चिमी और मध्य भारत में फैली हुई थी। 16वीं सदी का अंत आते आते उनमें से कई जगह पर बसे हुए खेतीहर और यहाँ तक कि जमींदार बन चुके थे। जो जनजाति थी भीलों की, वो कुछ लोग खेतीहर बन गए थे और कुछ लोग जमींदार बन गए थे 16वीं शताब्दी तक। तब भी भीलों के कई कुल शिकारी संग्राहक बने रहे। यानी कि भीलों के जो कुछ लोग थे वो उस टाइम पर भी क्या बने रहे? शिकारी संग्राहक। मौजूदा छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में गोंड लोग बड़ी तादाद में फैले हुए थे। यानी कौन थे? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में गोंड लोग। खानाबदोश और घुमंती लोग कैसे रहते थे, इनके बारे में हम जानेंगे कि किस तरह से रहती थी जनजातियां। खानाबदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते और उनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर करता था। वे खेतीहर गृहस्थों से अनाज, कपड़े, बर्तन, ऐसी ही चीजों के लिए क्या करते थे? ऊन, घी इत्यादि का विनिमय यानी कि बेच देते थे। और कुछ खानाबदोश क्या करते थे? आगे देखिए, अपने जानवर पर सामान की ढुलाई का काम करते थे। एक जगह से दूसरी जगह आते जाते सामानों की खरीद फरोख्त करते थे। बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश कौन थे? बंजारा। उनका कारवां टांडा कहलाता था। बंजारा का जो कारवां था वो क्या कहलाता था? टांडा। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी,
जो चैप्टर 3 में हमने पढ़ा, बंजारों का ही इस्तेमाल नगर के बाजारों तक अनाज की ढुलाई के लिए करते। यानी कि अनाज की ढुलाई के लिए इनका इस्तेमाल कौन करता था? अलाउद्दीन खिलजी। और क्या करते थे? बादशाह जहांगीर ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज लेकर जाकर के शहरों में बेचते थे। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि कौन से जानवर का इस्तेमाल किया? यानी कि बैलों के ऊपर। सैन्य अभियानों के दौरान वे मुगल सेना के लिए खाद्यान्नों की ढुलाई का काम करते। किसी भी विशाल सेना के लिए 1 लाख बैल अनाज ढोते थे। यानी कि कितने 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 बैलों का यूज किया गया था। ये बंजारे बताए गए हैं। बंजारों के बारे में अलग से लिखा है। 17वीं शताब्दी के आरंभ में भारत आने वाले एक अंग्रेजी व्यापारी पीटर मंडी ने बंजारों का वर्णन किया है। सुबह हमारी मुलाकात बंजारों की एक टांडा से हुई थी जिसमें 14,000 बैल थे। सारे पशु गेहूं चावल अनाज यानी सभी अनाज से लदे हुए थे। ये बंजारे लोग अपनी पूरी गृह गृहस्थी बीवी बच्चों को साथ लेकर के चलते थे। ये आपका ये इम्पोर्टेंट नहीं है, उनके बारे में बताया है कि वो किस तरह से रहते थे। अपने परिवार को साथ लेकर के चलते थे। गाय बैल उनके अपने होते थे। कई बार वे सौदागरों के द्वारा भाड़े पर भी लेते थे, लेकिन ज़्यादातर वे खुद सौदागर होते थे। अनाज जहाँ सस्ता उपलब्ध होता वहीं से खरीदते और उस जगह पर ले जाते जहाँ पर वो महंगा होता। वहाँ से वे ऐसी चीज़ें लाद कर लेकर आते थे जो किसी जगह पर यानी मुनाफे के साथ बेची जाएं, जहाँ पर वो सस्ती हो और आगे चल के उन्हें महंगे दामों पर बेच देते। टांडा में 6 से 7 यानी 700 लोग हो सकते थे। वे एक दिन में 6 से 7 मील का ज़्यादा सफ़र नहीं करते थे, यहाँ तक कि ठंडे मौसम में भी नहीं। अपने गाय बैलों पर से सामान उतारने के बाद उन्हें चरने के लिए खुला छोड़ देते, क्योंकि यहाँ जमीन पर्याप्त है और उन्हें रोकने वाला कोई भी नहीं है। ये उन्होंने उन जानवरों के बारे में बताया। बंजारों के बारे में यानी कि जो टांडा होते थे उसमें कितने लोग शामिल होते, कौन कौन जो है सौदागर होते थे, खुद भी सौदागर होते और कुछ जानवरों को भाड़े पर लेकर आते थे सौदागरों से। आगे देखिए, कई पशुचारी जनजातियां मवेशी घोड़ों जैसे जानवरों को पालने पोसने और संपन्न लोगों के हाथ उन्हें बेचने का काम करती थी। छोटे मोटे फेरी वालों की विभिन्न जातियां भी एक गांव से दूसरे गांव में भ्रमण करती थी। ये लोग रस्सी सरकंडे की चीजें और फूल की चटाई मोटे बोरे जैसे माल बनाते और बेचते थे। कभी कभी भिक्षुक लोग भी घुमंतु सौदागरों का काम करते और नर्तकों गायकों अन्य तमाशाबीनों की भी जातियां थी जो विभिन्न नगरों और गांव में कमाई के लिए अपनी कला का प्रदर्शन करती थी। यानी कि इतनी प्रकार की जातियां थी। कुछ लोग खेती करते थे, कुछ सौदागर थे, कुछ सामान बना करके बेचते थे, कुछ घूमते थे, कुछ भिक्षुक थे। इस तरह से कई प्रकार की जनजातियां थी अलग अलग जगह पे। बदलता समाज और नई जातियां और श्रेणियां। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की जरूरतें बढ़ती गई थी, नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता पड़ी। वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियां उभरने लगी थी। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों के बीच नई जातियां सामने आ गई थी। दूसरी ओर कई जो कई जनजातियां थी उनका सामाजिक समूहों को जाति विभाजन समाज में शामिल कर लिया गया था। उन्हें जातियों का दर्जा दे दिया गया था, उनको समाज के अंदर शामिल करके जनजातियों को। विशेषज्ञता प्राप्त शिल्पियों सुनार लोहार बढ़ई यानी कि जो जनजातियां घुमंतु थी, इधर उधर घूमती थी, अपना जीवन व्यतीत करती, उनको समाज में शामिल करके अलग अलग जातियों में बांट दिया था। और राजमिस्त्री को भी ब्राह्मणों द्वारा जातियों के रूप में मान्यता दे दी गई थी। वर्ण के बजाय जाति समाज के संगठन का आधार बनी। आज पता चला कि जाति जो है अलग अलग प्रकार की जाति किसने बनाई है। ये सभी काम पहले ब्राह्मणों का किया हुआ है कि किन को किस जाति में शामिल किया जाना है। आगे देखिए, 11वीं और 12वीं सदी तक आते आते क्या हो गया था, क्षत्रियों के बीच नए राजपूत गोत्रों की ताकत में काफी इजाफा यानी कि काफी बढ़ोतरी हुई थी। वे हूण चंदेल चालुक्य और कुछ दूसरी वंश परंपराओं से आते थे। इनमें से कुछ पहले जनजातियों में आते थे और बाद में कुल राजपूत मान लिए गए थे। यानी कि कुछ को जनजातियों में शामिल किया गया और कुछ को राजपूत मान लिया था। धीरे धीरे उन्होंने पुराने शासकों की जगह ले ली और विशेषतः कृषि वाले क्षेत्रों में यहाँ पर कई तरह के परिवर्तन हो रहे थे और शासकों ने शक्तिशाली राज्यों के निर्माण में अपनी संपदा का इस्तेमाल किया था। कई प्रकार के चेंज हुए थे और जो शासक थे शक्तिशाली, उन्होंने राज्यों के निर्माण में जो अपने खर्चा था वो किया था। शासकों के रूप में क्या है, राजपूत गोत्रों के उदय ने उदाहरण क्या जनजातीय और लोगों के अनुसरण किया था। यानी कि जो शासकों के रूप में कौन थे, राजपूत थे। राजपूत गोत्रों के उदय के उदाहरण का जनजातीय लोगों ने उनका जो है अनुसरण कर लिया था, उनके अनुसार वो चल दिए थे पीछे पीछे। धीरे ब्राह्मणों के समर्थन से कई जनजातियां जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गई थी, ब्राह्मणों के समर्थन से। लेकिन केवल प्रमुख जनजातीय परिवार की ही शासक वर्ग में शामिल किए जाते थे। जो प्रमुख जनजातियां थी उनको ही परिवार, जो उनका परिवार ही क्या करते थे, शासक वर्ग में शामिल होता था।
उनकी बहुसंख्यक आबादी यानी कि ज़्यादातर आबादी क्या थी, समाज की छोटी जातियों में ही जगह बना पाई थी। दूसरी तरफ पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिमी सरहद की प्रभुत्वशाली जनजातियों ने काफ़ी पहले इस्लाम को अपना लिया था और वे जाति व्यवस्था को नकारते रहे थे। सनातनी हिंदू धर्म के द्वारा प्रस्तावित गैर बराबरी वाली क्या है सामाजिक व्यवस्था इन इलाकों में बड़े पैमाने पर स्वीकार नहीं की जाती थी। राज्यों की उत्पत्ति और जनजातीय लोगों के बीच हुए सामाजिक बदलाव से गहराई से संबंधित है। यानी कि जो राज्य की उत्पत्ति हुई थी उनका किससे संबंध है, जनजातीय लोगों के बीच सामाजिक जो बदलाव हुए थे उनसे। हमारे इतिहास के इस महत्वपूर्ण हिस्से के दो उदाहरण नीचे दिए गए हैं। ये यानी कि पहला है गोंड। गोंड लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते। वे स्थानांतरीय कृषि करते अर्थात जगह बदल कर खेती करते थे। विशाल गोंड जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में बटी हुई थी। प्रत्येक कुल का अपना राजा या फिर राय होता। जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी उसी समय जो कुछ बड़े गोंड राज्य थे छोटे गोंड सरदारों पर हावी होने लगे थे। अकबर के शासनकाल के इस जो इतिहास में क्या है अकबरनामा में उल्लेखित है इसके बारे में, और उल्लेखित है कि गढ़कटंगा के गोंड राज्य में 70,000 गांव थे। किसमें ये उल्लेखित है, अकबरनामा में। इन राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत हो रही थी और राज्य गढ़ों में विभाजित थे। हर गढ़ किसी खास गोंड कुल के नियंत्रण में था। इन सभी को किसमें बांटा गया था, गढ़ों में बांटा गया था। और जो हर गढ़ यानी कि एक गढ़ को किसी खास गोंड कुल के नियंत्रण में रखा गया था। यानी कि गोंड कुल जो था उसके नियंत्रण में थे हर एक गढ़। ये पुनः 84 गांव की इकाइयों में विभाजित होते और इनको क्या कहते थे, 84 कहा जाता था। ये काफ़ी कंफ्यूजिंग चैप्टर है कि किसको जो क्या नाम दिया गया था। तो एक बार में आपको समझ में नहीं आए तो आप दोबारा से वीडियो को देख लेना। 84 का जो है उप विभाजन बरहोतों में होता था जो 12 गांव को मिलाकर बनते थे। तो आपसे पूछ सकता है कि जो इसमें कितने लोगों को शामिल किया गया था, बरहोतों में कितने गांव को शामिल किया गया था। बड़े राज्यों के उदय ने क्या है गोंड समाज के चरित्र को बदल डाला था। उनका मूलतः बराबरी वाला समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया था। ब्राह्मण लोगों ने गोंड राजाओं से अनुदान में क्या है भूमि प्राप्त की थी और अधिक प्रभावशाली बन गए थे। गोंड सरदारों को अब राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत हो गई थी। इसलिए गढ़कटंगा के जो गोंड राजा थे अमनदास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की और उसके पुत्र दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत द्वारा साल बहान की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह कर लिया था। दलपत की मृत्यु कम उम्र में ही हो गई थी और रानी दुर्गावती बहुत ही योग्य थी, यानी कि बहुत काबिल थी। उसने अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन की कमान संभाली थी और उसके समय में राज्य का अधिक विस्तार हुआ था। उन्होंने काफी विस्तार किया। 1565 में रानी दुर्गावती ने आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़कटंगा पर हमला किया और रानी दुर्गावती ने इसका जमकर सामना किया। इसकी हार हुई थी और उसने समर्पण कर दिया था। समर्पण करने की बजाय क्या था, मरना बेहतर समझा था। उसका पुत्र भी तुरंत बाद लड़ता हुआ मारा गया था और गढ़कटंगा एक समृद्ध राज्य बना था। उसने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में उसका निर्यात करने के व्यापार में खासा धन कमाया। जब मुगलों ने गोंडों को हराया तो उन्होंने लूट में बेशकीमती सिक्के और हाथी बहुतायत में हथिया लिए थे। उन्होंने राज्य का एक भाग अपने कब्जे में ले लिया और शेष वीर नारायण के चाचा कौन था, चंद्र शाह को दे दिया था, वीर नारायण के चाचा को। गढ़कटंगा के पतन के बावजूद गोंड राज्य कुछ समय तक चलता रहा, लेकिन वे काफी कमजोर हो गए और बाद में अधिक शक्तिशाली बुंदेलों और मराठों के खिलाफ उनके संघर्ष जो थे वो असफल रहे। दूसरा है अहोम। अहोम लोग कौन थे, मौजूदा म्यांमार से आकर के 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आकर के बसे थे अहोम। उन्होंने भूया यानी कि भूस्वामी लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज्य की स्थापना की। 16वीं सदी के दौरान उन्होंने चूटियों यानी कि जो 1523 में और कोच हांडो में 1581 के राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया था। उन्होंने कई अन्य जनजातियों को भी अधीन कर लिया, अपने राज्य में मिला लिया। अहोमों ने एक बड़ा राज्य बनाया और इसके लिए 1530 के दशक में ही इतने वर्षों पहले आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किया था। 1660 तक आते आते वे उच्च स्तरीय बारूद तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गए थे। लेकिन अहोम लोगों को दक्षिण पश्चिम से कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा था और 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला किया था। किसने हमला किया था, मुगलों ने। किसकी मदद से, मीर जुमला की मदद से।
बहादुरी से सामना करने के बावजूद अहोम लोगों की पराजय यानी कि वो हार गए थे, लेकिन उस क्षेत्र पर मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण ज्यादा समय तक बना नहीं रह सका। अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। किस पर? बेगार पर। राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता वे पाइक कहलाते थे। जिनसे ज्यादातर जबरन काम करते थे राज्य के लोगों से, उनको क्या कहते थे? पाइक। अहोम राज्य में एक जनगणना की गई थी और प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे। इसके लिए जनगणना के बाद सघन आबादी वाले इलाकों से कम आबादी वाले इलाकों में लोगों को स्थानांतरित कर दिया था, यानी कि जो ज्यादा आबादी वाले क्षेत्र थे वहां से लोगों को कम आबादी वाले क्षेत्रों में भेज दिया। इस प्रकार अहोम कुल टूट गए थे। 17वीं शताब्दी का पूर्वार्ध यानी कि उससे पहले शुरुआत में ही पूरा होते होते प्रशासन खासा केंद्रीकृत हो गया था। लगभग सभी वयस्क पुरुष युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते रहे और दूसरे समय में वे बांध, सिंचाई व्यवस्था इत्यादि इनका निर्माण और सार्वजनिक कार्यों में जुटे रहते। अहोम लोग चावल की खेती के लिए नए नए तरीकों पर भी अमल में लाए थे। अहोम समाज कुलों में विभाजित था, जिन्हें क्या कहते थे? खेल कहा जाता था। वहां दस्तकारों की बहुत ही कम जातियां थी, इसलिए अहोम क्षेत्र में दस्तकार निकटवर्ती क्षेत्रों से आए थे। एक खेल के नियंत्रण में, खेल किसको कहते थे? अहोम समाज जिनको कुलों में बांटा गया था उसको खेल कहते थे। तो एक खेल के नियंत्रण में प्राय कई लोग होते, यानी कि कई गांव होते। किसानों को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती और समुदाय की सहमति के बगैर राजा तक इसे वापस नहीं लेकर आ सकते थे। शुरुआत में अहोम लोग अपने जनजातीय देवताओं की उपासना करते, लेकिन 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में ब्राह्मणों के प्रभाव में बढ़ोतरी हुई थी। मंदिरों और ब्राह्मणों को राजा के द्वारा भूमि अनुदान दी गई और शिव सिंह 1714 से 44 तक के काल में हिंदू धर्म वहां का प्रधान धर्म बन गया था। लेकिन अहोम राजाओं ने हिंदू धर्म को अपनाने के बाद अपनी पारंपरिक आस्थाओं पर पूरी तरह से नहीं छोड़ा था। अहोम समाज एक अत्यंत परिष्कृत समाज था। कवियों और विद्वानों को अनुदान में जमीन दी जाती थी और नाट्यक्रम को प्रोत्साहन दिया जाता था। संस्कृत की महत्वपूर्ण कृतियों का स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया और बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहोम भाषा में और फिर असमिया में लिखा गया था। आपसे पूछ सकता है कि बुरंजी को कौन सी भाषा में पहले लिखा गया? अहोम में, और फिर किसमें? असमिया भाषा में लिखा गया। हमारे इसका निष्कर्ष क्या निकला है? जिस युग में हम चर्चा करते आए हैं, यानी कि जिस युग की हम फिलहाल चर्चा करते आए हैं, उस युग के दौरान उपमहाद्वीप में काफी सामाजिक परिवर्तन हुए थे। वर्ण आधारित समाज क्या है? वर्ण आधारित समाज, जनजातीय लोग एक दूसरे के साथ लगातार संपर्क में आते रहे और इस आदान प्रदान ने दोनों तरह के समाजों में अनुकूलन बदलाव की प्रक्रिया चलाई थी। बहुत सी विभिन्न प्रकार की जनजातियां थी, उन्होंने विभिन्न प्रकार की जीविकाएं अपनाई। कालांतर में उनमें से कई जाति आधारित समाज भी शामिल हो गए थे, लेकिन कईयों ने जाति व्यवस्था और सनातनी हिंदू धर्म दोनों को नकार दिया था। कुछ जनजातियों ने सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था वाले विस्तृत जो है राज्यों की स्थापना कर ली थी। इस तरह वे राजनीतिक रूप से ताकतवर हुए और उन्होंने बृहत्तर और अधिक जटिल राज्यों और साम्राज्यों के साथ जो है संघर्ष की स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया था। इस तरह से हमने जातियों और जनजातियों के बारे में आज के चैप्टर में पढ़ा है कि किस प्रकार से जातियां अपना जनजातीय लोगों को, कुछ लोगों को जो है ब्राह्मणों ने क्या कर दिया था? अलग अलग जातियों में बांट दिया था, उनको अपने में शामिल कर लिया था। कुछ को जो है उच्च दर्जे का जो है बना दिया गया था, किसी को ब्राह्मण बना दिया था, किसी को क्षत्रिय का दर्जा दिया गया था, तो किसी को काफ़ी नीची जाति का दर्जा दिया गया था। तो जनजातियों के बारे में हमने आज के चैप्टर में पढ़ा। ज़्यादातर जनजातियों को अलग अलग, कुछ जनजातियाँ ऐसी थी जिन्होंने जो है अपने आप को चेंज करने, यानी कि किसी भी धर्म को अपनाने से, किसी भी जाति में किसी भी राजा के आगे जो है अपने घुटने टेकने से मना कर दिया और उन्होंने अपनी जनजातियों के अपने नियम अलग से बनाए थे। तो इस प्रकार से ये हमारा जनजातियों का चैप्टर, जिसके बारे में हमने कई जातियों के बारे में पढ़ा, किस तरह से वो अपने जीवन को व्यतीत करती थी पहले और किस तरह से बाद में उनमें काफ़ी चेंज हुए और जो है वो सत्ता में आ गए थे। हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को जो है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और वीडियो को एक बार से ज़्यादा देखना, ताकि आपको सभी जनजातियाँ, जो कौन सी जनजाति किस क्षेत्र से है, किस एरिए से है, बिहार से कौन सी जाति है, मध्य प्रदेश से कौन सी जाति है, जो सभी महाराष्ट्र से, उत्तराखंड से, इन सभी क्षेत्रों से अलग अलग जातियों ने जनजातियाँ है वो
नज़र में आई थी, उन सभी के बारे में, एरिया के बारे में, उनका कौन सा एरिया है, उन सभी के बारे में आपको अच्छे से समझ में आएगा। 1-2 बार आप पढ़ लेंगे तो बाकी आप प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सभी चीज़ें धीरे धीरे अपने आप समझ में आने लगेंगी। वीडियो को जाने से पहले सभी को गुड लक अपने एग्ज़ाम के लिए, और सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर लाइक करना, जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।